हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सर दर्द के बारे में, ठीक है ना। सर दर्द मतलब हेडेक, राइट। तो हेडेक कई प्रकार के हो सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले हेडेक, एक किसी मास्टर ने आपको गरिया दिया तो उसका हेडेक, ठीक है ना। किसी लड़की का मैसेज नहीं आ रहा है तो उसका हेडेक, या किसी इंसान जो हेडेक के फॉर्म में आपके कमरे में आ के आपसे बकैती करता है उसका हेडेक, ठीक है ना। तो हेडेक के कई प्रकार और कई समय और कई निरंतर अध्याय होते हैं केवल सर दर्द के, राइट। तो हेडेक इस कारण से भी हो सकता है, जैसे आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो इसके कारण भी हेडेक, किसी चीज़ का स्ट्रेस हुआ उसका भी हेडेक, एंग्जाइटी है उसका भी हेडेक, हर चीज़ का हेडेक है लाइफ में, ठीक है ना। हेडेक तो है ही है। मेडिकल साइंस में जब से आए हैं तब से हेडेक ही हेडेक है, राइट। तो आज बेसिकली हम लोग ऐसे हेडेक की बात करेंगे जो कि आपके मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। मेडिसिन में एज ए न्यूरोलॉजी एक अपने आप में हेडेक है, लेकिन इस हेडेक को आज समझने की कोशिश करेंगे, राइट। इस हेडेक को पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज़्म, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और कहाँ होता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी हेडेक के, राइट। तो सबसे पहली बात तो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन ब्रेन कौन कौन से होते हैं ये समझ लो। अगर ये समझ जाओगे तो आगे समझ में आ जाएगा कि हाँ सर दर्द कहाँ होता है। तो ड्यूरा मैटर, ड्यूरा समझाया था मैंने कि हाँ DAP, जो आपको बताया था मैंने कि स्कल बोन के नीचे 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सी? DAP मतलब ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर, राइट। और इसके अलावा कहाँ कहाँ दर्द कर सकता है? एक तो होती है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमाइनल नर्व में दिक्कत हो सकती है, या 9th क्रेनियल नर्व जो कि ग्लासोफ्रेंजियल या 10th वेगस के फॉर्म में। तो ये 3 नर्व्स जो है दर्द करा सकती है। ब्लड वेसल माइग्रेन हो सकता है। ब्लड वेसल बेसिकली अगर सर दर्द का कारण है तो हो सकता है बंदे को माइग्रेन हो, तो जिसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स ऑफ हेडेक, इतने हेडेक मैंने बताया, लेकिन जो मेडिसिन में है आपके 2 तरीके से हेडेक डिवाइड किया है। प्राइमरी इडियोपैथिक ड्यू टू हेड इटसेल्फ, इडियोपैथिक, इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। कोई भी कारण नहीं है इसका कि हाँ क्यों हेडेक हुआ नहीं पता भाई हमें, ठीक है। कोई कारण नहीं है। नो डेफिनेट एक्सटर्नल कॉज नोन, ठीक है। कोई डेफिनेट एक्सटर्नल कॉज नहीं है। यूजली रिकरेंट, ये रिकरेंट होता है, बेसिकली बार बार होता रहता है, ठीक है। नो लाइफ थ्रेटनिंग, माइल्ड टू मॉडरेट, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट होता है। एक आपको हेडेक बताया था हमने सबअरेकनॉइड हेमरेज के केस में, जो कि वहाँ होता है थंडर क्लैप हेडेक, राइट। ऐसा हेडेक जो पेशेंट ने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इतना ज़्यादा हेडेक होता है, राइट। तो वो सबअरेकनॉइड हेमरेज के केस में है। लेकिन जो प्राइमरी हेडेक होता है, जो इडियोपैथिक हेडेक होता है, इसका कोई कारण नहीं पता, ये रिकरेंट होता रहता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। अब सेकेंडरी हेडेक की मैं बात करूँ, कोई एक्सटर्नल कॉज हो गया, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया किसी बंदे को, मेनिंजाइटिस के केस में भी आप हेडेक सुनोगे। ट्यूमर हो गया, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ा देगा तो हेडेक हो जाएगा, ठीक है। आर्टराइटिस, जैसे जॉइंट सेल आर्टराइटिस, जो कि 50 साल के बुजुर्गों में होता है, 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों में, और विजन प्रॉब्लम होता है और इस बंदे को हेडेक होता है, राइट। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स कुछ हो सकते हैं, जैसे सबअरेकनॉइड हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज या सब ड्यूरल हेमरेज, ये सब भी हो सकता है। ट्रॉमा वगैरह भी बंदे को हो सकता है कि हाँ बंदे को ट्रॉमा वमा है, तो उसके कारण से भी ये हो सकता है हेडेक, राइट। प्रोग्रेसिव इफ नॉट ट्रीटेड, अब ये जो हेडेक है कोई भी प्रोग्रेसिव है और ये जो है प्रोग्रेस करेगा अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? एक्सटर्नल कॉज का जो ट्रीट द कॉज, राइट। इन्फेक्शन का, मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट कर दो, ट्यूमर है तो ट्यूमर का ट्रीटमेंट करो, आर्टराइटिस का ट्रीटमेंट करो, कोई भी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है तो उसमें यही सब देखो, ट्रॉमा के केस में यही सब देखो। कैन भी लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, राइट। तो हम लोग सीधा आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक जो कि माइग्रेन है। माइग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, और ये समझ में आएगा क्यों माइग्रेन, ठीक है ना। क्योंकि पहला कारण जो हेडेक का अपने होता है लड़कों की ज़िंदगी में, सबसे बड़ा कारण और सबसे वाहियात कारण होता है यंग लेडीज़, 10 से लेकर 25 साल की उम्र में। अरे अच्छा, तुमने आजकल नोटिस किया है क्या? ठीक है, ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा बात करूँगा कि यार आजकल 13 साल के यार छपरी लड़के यार डालते हैं यार कि दिल तोड़ के चली गई, ये करके चली गई, हम साम्राज्य खड़ा करेंगे, टुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ये 13 साल के लौंडे को भी भैंस दिल टूटता है इन लोग का यार। नहीं यार साला, अभी साला मूछ तक नहीं आया, इन लोग का दिल टूट रहे हैं भाई। पता नहीं, अभी अपन की एज में अपन अभी सोच ही रहे हैं कि यार अभी नीट PG करेंगे, फिर उसके बाद सोचा जाएगा ये सब में। इनके 13 साल के लौंडों के दिल टूट रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो खैर उनको भी माइग्रेन की भी समस्या रही होगी, तो ये समझेंगे कि क्यों होती है माइग्रेन की समस्या, ठीक है। यंग लेडीज़ में होती हैं 10 से 25 साल की उम्र में। और माफ़ कीजिएगा, एक और हेडेक हमारी लाइफ में आ गया था, ठीक है। तो माइग्रेन की बात करते हैं, यंग लेडीज़ में होता है ये, ठीक है ना। तो 10 से 25 साल की उम्र में ये इसकी बात कर रहे थे। टाइम टू मैक्सिमम पेन, अब ये क्या होता है? टाइम टू मैक्सिमम पेन क्या है कि 4 से 72 घंटे के अंदर,
4 से 72 घंटे के अंदर में क्या होगा, लेडीज़ को पेन आ जाता है, मतलब कि यंग लेडीज़ को पेन आ जाता है कि हाँ ये हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट रहेगी, मतलब 4 घंटे से 72 घंटे की हिस्ट्री रहेगी, उसमें लग जाएगा कि हाँ मैक्सिमम पेन आ गया, अचीव हो गया। ठीक, एपिसोडिक होगा पेन इसमें कि हाँ भाई इसका मतलब एपिसोड्स में पेन आएगा, जैसे एक साथ कोई एपिसोड आया पेन का, राइट। थ्रॉबिंग पेन होगा, मतलब कि सर ठोकने वाला, मतलब कि सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, थ्रॉबिंग पेन। पल्सेटाइल, मतलब कि लगेगा कि हाँ एकदम से आया, एकदम से गया, एकदम से आया, मतलब कि एक तरीके से अजीब सा पेन होगा, ठीक है, समझ रहे होगे आप। इंक्रीज बाय डेली एक्टिविटी, अब देखो क्या होता है कि यंग लेडीज़ हैं, अगर कंप्लेन करें कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द होता है, और जब मैं काम करती हूँ मेरे को और दर्द होने लगता है, और मेरे घर वाले मेरे को ताना मारते हैं कि ये तो काम से बचने के लिए ऐसा करे, नहीं वो ऐसा करती नहीं है, वो जानबूझ के, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट्स अ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज कॉज्ड बाय मेनिंजाइटिस, राइट। तो उस बंदे को क्या लगेगा कि मैं यार बस आराम करूँ, जो कोई भी मतलब डार्क रूम है वहाँ जाके मैं आराम करूँ, राइट। उसको लाइट से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक। तो ये पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ वो बंदा जाके डार्क रूम में रेस्ट करेगा। एसोसिएटेड में तो ये नोजिया वॉमिटिंग के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, राइट। और सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, उसको यार वो बहुत इरिटेटेड रहेगी कि हाँ कोई भी बत्ती जला देगा तो कहेगी यार बत्ती बंद कर दो यार, उसके कोई साउंड आ रही है, जैसे हम लोग रात में सोने की कोशिश करते हैं तो हमें लाइट्स ऑफ और नॉइज़ कम चाहिए होता है, राइट। तो उसको दिन में भी ऐसा लगेगा कि यार मैं आराम करूँ, एंड माहौल थोड़ा उस तरह का है रात वाला। पेशेंट में सी जिगजैग लाइन्स इन फ्रंट ऑफ आई जस्ट बिफोर द अटैक ऑफ हेडेक। अब ये देखो, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। वो बताएगी कि डॉक्टर साहब जब मेरे को हेडेक आने वाला होता है मेरे को जिगजैग लाइन्स दिखाई देती है हवा में, ऐसे मतलब कि मैं सब देखना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को जिगजैग लाइन्स दिखती हैं, ठीक है ना। बिफोर द अटैक ऑफ हेडेक, उसी को क्या कहते हैं, फॉर्मिफिकेशन, कि हाँ पता चल गया कि हाँ इसको हेडेक आने वाला है, राइट। तो ये कोई साइकोलॉजिकल, क्यों बहुत बार क्या होता है ना कि हेडेक को लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, जैसे कि डिप्रेशन से ट्रीट कर, मतलब कि वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो माइग्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, राइट। तो उसको बहुत ही अच्छे से तुमको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तुम्हें लगेगा वो तो कामचोर है, ठीक है, वो डिसइंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट लगेगा कि हाँ बंदा आइसोलेट करके अपने आप को क्यों जाएगा इधर, वो भी यंग एज का, राइट। तो इसको थोड़ा सा साइकेट्रिक इलनेस से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करना है, और अगर तुम ओपीडी में बैठते हो, राइट। तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं क्लासिकल माइग्रेन में क्या होगा, वेल डिफाइंड ऑरा रहेगा, ऑरा जो होगा वहाँ पे वेल डिफाइंड रहेगा। पेशेंट यूजली नो 10 to 45 मिनट्स बिफोर द हेडेक स्टार्ट। तो ऑरा मतलब क्या होता है कि पेशेंट को पता रहता है कि हाँ मेरे को अब 10 से 45 मिनट में हेडेक आएगा, ठीक है ना। उसको समझ में आने लगता है कि हाँ मेरे को हेडेक होने वाला है, हेडेक होने वाला है, हेडेक होने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लासिकल माइग्रेन। ये क्लासिकल माइग्रेन है, उसको वेल डिफाइंड ऑरा प्रेजेंट है। अब दूसरे बात करेंगे कि जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी, कॉमन माइग्रेन क्या है, नो वेल डिफाइंड ऑरा, कोई मतलब कि कोई वेल डिफाइंड ऑरा नहीं है बंदे को कि एकदम से हो गया लगभग। माइग्रेन एसोसिएटेड सिम्टम्स, माइग्रेन के साथ कौन कौन से सिम्टम्स एसोसिएटेड होंगे, पैरेस्थीसिया हो सकता है कि बंदे को लगे नंबिंग सेंसेशन विद टिगलिंग एंड नमनेस, ठीक है ना। पेरी ओरल एरिया में, पेरी ओरल देखो हाइपोकैल्सीमिया में भी पेरीस्थीसिया होता है, ओरल नंबनेस होने लगती है, पेरी ओरल नंबनेस, राइट। तो वो टिटैनी केस में होता है, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया, टिटैनी, चोविस्टिक साइन, ठीक है। पैराथोराइड का तुम डिफरेंशियल सोचोगे, लेकिन पैराथोराइड नहीं, अगेन ये माइग्रेन की भी हिस्ट्री में आ सकता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज कम्सीनेस एंड वीकनेस, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैंने एक और जगह बात की थी, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक और स्ट्रोक में तुम देखते हो, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज क्लम्सीनेस एंड वीकनेस। क्लम्सीनेस और वीकनेस क्लासिकली याद रखना कि फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं यहाँ पे। पैथोग्नोमिक ऑरा, स्टिलेशन, स्कोटोमा, ठीक है ना, यहाँ पे पैथोग्नोमिक ऑरा रहेगा, स्टिलेशन, स्कोटोमा दिखने लगेंगे, विजन स्टॉर्ट हो जाएगी थोड़ी, इस तरीके दिखने लगेगा, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, पैरास्थीसिया, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और पैथोग्नोमिक ऑरा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर माइग्रेन की बात करें तो रिपीटेड अटैक एपिसोडिक होता है, लास्टिंग फॉर 4 to 72 आवर्स, शॉर्ट हिस्ट्री रहेगी, सीनियस एग्जामिनेशन नॉर्मल रहेगा बंदे का, कोई सीनियस एग्जामिनेशन कुछ नहीं पाओगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और नो अदर रीजनेबल कॉज, कोई रीजनेबल कॉज तुम्हें नहीं समझ में आएगा इसमें, हाँ कि हो क्यों रहा है ये। एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर, कोई भी 2 फॉलोइंग फीचर, या यूरिनलेटर पेन रहे पेरी और वाइटल एरिया में फोरहेड, तो कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है तो आधा सर दर्द होता है, ठीक है ना, ठीक। तो उसमें यूरिनलेटर पेन हो सकता है, पेरी और वाइटल एरिया या फोरहेड एरिया, पेरी और वाइटल आँख के पीछे डॉक्टर साहब बहुत दर्द कर रहा है,
थ्रॉबिंग पेन मतलब सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है उस तरह का पेन, पल्सेटाइन रहेगा। एग्रीवेशन बाय मूवमेंट, वो काम नहीं करना चाहेगा, इससे क्या होगा, काम करेगा तो एग्रीवेट कर जाएगा। मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी, ये मॉडरेट से सीवियर इंटेंसिटी का हो सकता है, राइट। लाइफ थ्रेटनिंग जनरली माइग्रेन आई गेस नहीं होता है, बट उसका ट्रीटमेंट करना बहुत वो है, मतलब ज़रूरी है। प्लस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, इसके अलावा दो, इन फीचर्स के अलावा दो फीचर्स में होनी चाहिए, प्लस इसमें एक फीचर्स हो सकता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ठीक है। साउंड को उसको नहीं पसंद आएगा, उसको लाइट नहीं पसंद आएगी, तो एक वो हिस्ट्री दे सकती है कि हाँ नोजिया वॉमिटिंग है, तो मेरे को अंधेरे से दिक्कत होती है, मेरे को साउंड से दिक्कत होती है, तो ये इसकी भी हिस्ट्री देगी, ठीक है। यूनिलैटरल पेन हो गया, ठीक है, थ्रॉबिंग हेडेक हो गया, एग्रीवेशन बाय मूवमेंट हो गया, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी हो गया। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, होता क्यों है। ड्यू टू इरिटेशन ऑफ स्केल नंबर 5, पांचवी नर्व कौन सी है, ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल की 3 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, ठीक है ना। मेनिंजेस और ब्लड वेसल, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ क्रेनियल नंबर 5 क्रेनियल नंबर का इरिटेशन हो सकता है, मेनिंजेस का इरिटेशन हो सकता है, ब्लड वेसल का। यही 3 चीज़ बताई थी मैंने कि हाँ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और एक ड्यूरा मैटर का इन्वॉल्वमेंट जिसमें मेनिंजेस आ सकते हैं आपके, और ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रिलीज ऑफ CGRP, ठीक है ना, इसका रिलीज होगा, सब्सटेंस पी वेजो एक्टिव पेप्टाइड, ठीक है ना। और CGRP क्या है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, राइट। अब देखो इसमें क्या होगा, 3 चीज़ों का रिलीज होगा, एक सब्सटेंस पी, CGRP और वेजो एक्टिव पेप्टाइड। ये क्या कराता है, ये डायलेशन कराता है ब्लड वेसल का, और ठीक है ना। तो पहले तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लेकिन बाद में, ठीक है, इनिशियली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन जो बेसिकली मेन वाला जो मैकेनिज्म है वो वेजो डायलेशन को होता है, फॉलोड है वेजो डायलेशन। अब वेजो डायलेशन होगा तो स्ट्रेच ऑफ नर्व अराउंड द ब्लड वेसल पेन होगा। अब क्या होगा कि जो ब्लड वेसल के अलॉन्ग जो नर्व्स जा रही थी, अगर ब्लड वेसल जैसे डायलेट की, अब जैसे मान लो कि ये नर्व है, ठीक है ना, ये नर्व है, पड़ी है, ठीक है, जैसे ऐसे नर्व जा रही है और ये मेरी ब्लड वेसल है, ठीक। अब ब्लड वेसल डायलेट की तो नर्व कंप्रेस होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो नर्व का कंप्रेशन होगा, तो अगर नर्व कंप्रेस करेगी तो स्ट्रेचिंग करेगी और पेन होगा। तो क्या होता है कि वेजोडाइलेशन हुआ, तो इसमें एक दवाई हम लोग दे सकते हैं, ट्रिप्टैन या अर्गोटामाइन, जो कि मैं आगे बात करूँगा। मिथाइल अर्गोटामाइन हम लोग कहाँ और यूज़ करते हैं, बताओ यार, मिथाइल अर्गोटामाइन कहाँ यूज़ करते हैं। ऑक्सीटोसिन के अलावा एक जगह और यूज़ करते हैं ना, प्रिवेंट करने के लिए हेमरेज, राइट। तो पोस्टमार्टम हेमरेज को भी प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल अर्गोटामाइन, राइट। याद रखना इस चीज़ को। यार APH में आई गेस यूज़ करते हैं यार, PPH पे यूज़ करते हैं कि APH में यूज़ करते हैं, देख लेना यार, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। मिथाइल अर्गोटामाइन कहाँ यूज़ करते हैं, एक बार देख लेना। आई गेस APH में आई गेस यूज़ करते हैं, देख लेना यार, इसको एक बार देख लेना। इस यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बस कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को एकदम से वो स्ट्राइक किया, मेरे को लगा कि हाँ नहीं पता नहीं यार, देख लेना, गलत चीज़ नहीं बताऊँगा यार मैं, ठीक है ना। एक बार देख लेना उसको, मैं बोल के चला जाऊँगा, पता तो चला तुम लोग याद कर लिए उस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लेना है कि हाँ APH में होता है, PPH में होता है। मिथाइल अर्गोटामाइन देते हैं एक जगह, ठीक है ना, वो वहाँ पे ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरिंग अटैक गैस्ट्रिक स्टेसिस होकर, ठीक है ना, क्या होता है कि अटैक के दौरान गैस्ट्रिक का स्टेसिस होता है और GI मूवमेंट जो है स्लो डाउन हो जाती है। गिव मेटोक्लोप्रामाइड और पेरिओम ब्रांड देते हैं नोजिया वॉमिटिंग के केस में, ठीक है ना। मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। अब मेटोक्लोप्रामाइड का एक साइड इफेक्ट होता है गैलेक्टोरिया, राइट। तो क्या होता है बेसिकली, जिन वुमेन्स को गैलेक्टोरिया मतलब जो लैक्टेट नहीं कर रही है आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो लैक्टेट नहीं कर रही है, हम लोग उसको मेटोक्लोप्रामाइड दे देते हैं ताकि वो लैक्टेशन करने लगे, ठीक है ना। एक तो मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो गिव मेटोक्लोप्रामाइड, पेरिओनम बैंड, और ये क्या करा सकता है, नोजिया वॉमिटिंग के लिए दे सकते हैं मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि अटैक के दौरान क्या होता है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाता है, GI मूवमेंट कम हो जाती है, तो नोजिया वॉमिटिंग होगा, तो नोजिया वॉमिटिंग के लिए लोग मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं, राइट। अब वेरिएंट्स ऑफ एंजाइना, क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी, ट्रांजिएंट विच बिगिंस आफ्टर द हेडेक, डिसअपीयर्स विद इन 24 आवर्स। क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं माइग्रेन के। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, कोई बंदे को जैसे ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, उस बंदे को कि हाँ आई का मूवमेंट सही नहीं है, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन है। थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो गई, ट्रांजिएंट विच बिगिंस आफ्टर द हेडेक, डिसअपीयर्स विद इन 24 आवर्स। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन में क्या होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का पाल्सी हो गया, ठीक है।
और जो कि हेडेक के बाद होता है, ठीक। और ये डिसअपियर कर जाता है 24 आवर्स के दौरान। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन है ये, कि बंदे को मतलब कि माइग्रेन का अटैक आया, उसकी आंखें कुछ दिन के लिए काम करना बंद कर दी, लेकिन ये डिसअपियर कर जाता है 24 घंटे बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फेमिलियल हेमीप्लेजिया, हेडेक विद हेमीप्लेजिया, फुल रिकवरी विद इन 24 आवर। फैमिलियल हेमीप्लेजिया है, बंदे मान लो बंदे को माइग्रेन का अटैक आया एंड उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई, ठीक है ना, तो ये फेमिलियल भी हो सकता है। फुल रिकवरी मतलब कि ये हो सकता है, ठीक है ना, और ये 24 घंटे में ये भी रिकवरी हो जाता है। माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा, माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा क्या है, ऑल्सो नोन एज बेसिलर माइग्रेन, ये इसको क्या कहते हैं, बेसिलर माइग्रेन कहते हैं। ऑकर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रेन, ये इसमें सबसे कॉमनली होता है चिल्ड्रेन में, बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका, यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, बेसिलर आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। तो क्या करना है इसमें कि यहाँ पे बेसिलर माइग्रेन क्या होता है पहले समझो, बेसिलर माइग्रेन का मतलब समझो। ये पहले तो सबसे मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है, बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिलर आर्टरी, यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट करेंगे, बेसिलर आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। तो हेडेक स्टार्ट्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड देन ग्रेजुअली स्प्रेड्स एंड गेट स्ट्रॉन्गर। तो क्या होता है कि हेडेक जो है एक तरफ से स्टार्ट होता है और ये ग्रेजुअली स्प्रेड करता है और ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है, राइट। तो हाँ जी, जो जैसा हम बात करते हैं माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा के बारे में, तो ये बेसिलर माइग्रेन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन होता है, बच्चों में होता है। इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, बेसिलर आर्टरी का। बेसिलर आर्टरी आपने पता है कि पीछे होती है, राइट। हेडेक कहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसमें कैसे समझ में आएगा बच्चों में बेसिलर माइग्रेन है। हेडेक जो होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द हेड जाता है, ठीक है ना। हेडेक एक जगह शुरू हुआ, फिर ये अपोजिट साइड चला जाएगा, ये स्प्रेड करने लगेगा और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। बच्चों में हुआ, एक साइड से शुरू हुआ, स्प्रेड करने लगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते लगा। तो इसी माइग्रेन विद ब्रेन स्टेम ऑरा कह देंगे। देखो सिम्टम्स सच एज डिजीनेस, डबल विजन, एटेक्सिया, वर्टाइगो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये क्या क्या सिम्टम्स करा सकता है कि डिजीनेस हो गया बंदे को, डबल विजन होने लगा, डिप्लोपिया, ठीक है, एटेक्सिया होने लगा, बंदा चलने में दिक्कत होगी, वर्टाइगो हो सकता है बंदे को कि हाँ चक्कर आ रहे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, राइट। तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज ऑरा। ऑरा को क्या ही कहते हैं, ठीक है ना। ऑरा बेसिकली कुछ नहीं होता, ऑरा मतलब होता है कुछ सिम्टम्स जो दिखाएं कि हाँ बंदे को माइग्रेन का अटैक आ चुका है, ठीक है ना। तो कुछ चेंजेस जो आते हैं जैसे डिजीनेस, डबल विजन, अटैक्सिया, वर्टाइगो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये सब समझ में आता है कि हाँ धीरे धीरे इसको माइग्रेन का अटैक आ चुका है, राइट, ये हो रहा है। अब ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं माइग्रेन के लिए, अरे क्या दिक्कत है आज तो एकदम हेडेक हो रहा है, राइट। चलो कोई ना, ट्रिगर फॉर माइग्रेन देखते हैं यार। फैमिली हिस्ट्री में भी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि बंदे की फैमिली हिस्ट्री होगी, उसको नानी, ताई, फुफ्फी, किसी को भी हिस्ट्री रही हो, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, यार गला सूख गया था एकदम। नहीं, माइग्रेन एज इट एक्टिवेटर, माइग्रेन के पास अपने खुद के एक्टिवेटर्स होते हैं, रेफर टू एज ट्रिगर्स, जिसको ट्रिगर्स कहते हैं, राइट। तो ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे ट्रिगर मतलब समझो क्या होता है, समझ में आता है अपने को ट्रिगर कि हाँ कोई चीज़ वो ट्रिगर कराता है, मतलब कोई चीज़ इनिशिएट करा सकता है। इट्स रिफर टू ए ट्रिगर। ट्रिगर्स आर ब्राइट लाइट्स और साउंड्स, कुछ लाइट्स हो गए, साउंड्स हो गए, अभी बताया था मैंने कि हाँ एक इसका माइनर क्राइटेरिया में अगर इसमें से एक भी प्रेजेंट रहेगा, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और ब्राइट लाइट, फोटोफोबिया और साउंड से कुछ दिक्कत, ठीक है ना, फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, राइट। और हंगर से हो सकता है बंदे को कि हाँ बंदे का हंगर से प्रेसिपिटेट कर सकता है स्ट्रेस, कोई बंदी बहुत स्ट्रेस ले रही है, एग्ज़ाम कुछ भी हो रहा है उसकी लाइफ में। एक आपने सुना होगा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, राइट। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक्सेसिव इमोशनल स्ट्रेस के कारण से होता है, ठीक है। कैटेकोलामाइन का रिलीज होता है, जैसे किसी बंदे की डेथ हुई, किसी फैमिली में किसी हस्बैंड की डेथ हुई एंड अचानक से उसकी वाइफ को भी हार्ट अटैक आ जा, मतलब कि उसकी वाइफ भी अचानक से ये मतलब सिंकोप पे चली गई, तो समझ में आता है कि हाँ एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम करके होता है। वहाँ पे एक्सेसिव कैटेकोलामाइन का रिलीज हुआ और CHF में बंदा चला गया और बंदा मर गया, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्डेड है और ठीक है ना, तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली दुख होगा, ठीक है, कोई भी अपना क्लोज का जाता है तो ऑब्वियसली दुख होता है ऑब्वियसली, और ये चीज़ बहुत कॉमन भी है। तो इसीलिए मतलब इस कंडीशन को अवॉइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। लेकिन जनरली इन लाइफ में आप स्ट्रेस कम लिया करिए, ठीक है ना, बिकॉज स्ट्रेस देने वाले बहुत है, रिड्यूस करने वाले बहुत कम, राइट।
फिजिकल एक्सर्शन के कॉजेज से हो सकता है बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस टिल हिली एरिया, ठीक है। बैरोमेट्रिक मतलब कि कोई बंदी जो होती है हिल पे जाती है तो उसको माइग्रेन के अटैक्स आने लगते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग मेंसेस, हार्मोनल के फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं मेंसेस के दौरान पे, ठीक है ना, मेंसेस के दौरान होने लगती है। लैक ऑफ स्लीप, बंदी को स्लीप कम मिल रही है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, बंदी नहीं जा पा रही है, मतलब कि और पढ़ाई का स्ट्रेस है। ऑब्वियसली देखो पढ़ाई का स्ट्रेस प्लस लैक ऑफ स्लीप कैन ट्रिगर प्रेसिपिटेट माइग्रेन। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हाँ स्कूल या कॉलेजेस में माइग्रेन का भी जो है इंसिडेंस जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे है बंदी तो उसको भी हो सकता है चीज़, कैफीन, अल्कोहल, ठीक है ना, चीज़, कैफिनेटेड लाइफ स्टाइल, राइट, इट्स वेरी हार्मफुल बट यू कांट अवॉइड इट, राइट, ठीक है। तो KGF का एक डायलॉग था, वायलेंस आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट। तो ये डॉक्टर्स के लिए कैफीन के लिए बोलता है, ठीक है ना। चलो ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन की बात करते हैं। एक्यूट अटैक में क्या देखो, NSAIDs दे सकते हो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अर्ली माइग्रेन, राइट, NSAIDs दे सकते हो, ठीक। 5-HT1B1D एगोनिस्ट दे सकते हो, राइट। तो ये क्या करता है, इनहिबिट ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन, ये इनहिबिट कर देता है ट्राइजेमिनल नर्व की एक्टिवेशन को, ये इंड्यूस कर सकता है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट, वैजो डायलेशन हो रहा था तो अब वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। 5-HT1 एगोनिस्ट ओरल नेजल पेरेंटल स्प्रे, इसका ओरल नेजल पेरेंटल स्प्रे आता है। स्टिमुलेशन ऑफ 5-HT1 रिसेप्टर्स कैन स्टॉप एन एक्यूट माइग्रेन, ये इसका स्टिमुलेशन कर दोगे एक्यूट माइग्रेन रुक जाएगा। ट्रिप्टेन सेलेक्टिव 5-HT1 रिसेप्टर अगोनिस्ट, तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन लीड टू डिक्रीज सेरेब्रल वैजोडाइलेशंस, राइट। तो क्या होता है बेसिकली कि ट्रिप्टेंस जो होते हैं आर सेलेक्टिव 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है ना। तो ये एगोनिस्ट रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं और ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे और ये क्या कराते हैं, डिक्रीज सेरेब्रल वैजोडाइलेशन, ये डिक्रीज कराते हैं सेरेब्रल वैजोडाइलेशन, तो ट्रिप्टेंस, राइट। अर्गोटामाइन एंड डाइहाइड्रो अर्गोटामाइन आर नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं। तो ये क्या कराता है, ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके कुछ होंगे, जैसे कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेनॉल्ड्स फिनोमेनन, जो कि जानते हैं कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का जो है ऑलरेडी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो बंदा को और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो बंदा हो सकता है गैंग्रीन में प्रेसिपिटेट कर जाए बंदी, ठीक है ना। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में और कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, ऑब्वियसली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। डोपामाइन एंटागोनिस्ट क्या हो सकते हैं अपने, क्लोरप्रोमाजीन, मेटोक्लोप्रामाइड, ये सब दे सकते हैं, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड बेसिकली देते हैं नोजिया वॉमिटिंग ना प्रेसिपिटेट करे, डोपामाइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यू ड्रग्स फॉर माइग्रेन। तो क्या क्या न्यू ड्रग्स हैं इसमें, ऑब्वियसली टेल्का गेपेंट आई है, एक्यूट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एक्सेस CGRP एंटागोनिस्ट, CGRP जो प्रेसिपिटेट करा था तो इसका अगर एंटागोनिस्ट दे देंगे तो टेलकेज पैंट होता है, ठीक। और अरेनिबाब हो सकता है CGRP एंटागोनिस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टाइप का लग रहा है मेरे को, ठीक है। नई दवाई है यार, याद कर लो इसको कोई, ठीक है ना, नुमैब है, हाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अदर्स में न्यूरो मॉड्यूलेशन दे दो कि हाँ ये मॉड्यूलेट करा दो, नॉन इन्वेजिव वेगस नर्व स्टिमुलेशन और सिंगल पल्स ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये कोई पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है। तुम्हारे लेवल की बाहर की चीज़ है, MBBS के बाहर की चीज़ है ये। आप जब न्यूरोलॉजी से DM करना तो समझना इसको, ठीक है। मैं भी MBBS का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को किताब में दिखा था, मेरे को हैरिसन में बढ़िया चीज़ दिखी कि हाँ कुछ नया सा लग रहा, तो मैंने लिख लिया उठा के, ठीक है ना। तो ये काम मत करना, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, ठीक है, कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा, कम पढ़ोगे तब भी दिक्कत है, लेकिन मॉडरेट पढ़ो, ठीक है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन माइग्रेन, प्रिवेंटिव कैसे करोगे यार, बीटा ब्लॉकर दे दो, प्रोपेनोलोल दे दो, ट्राइसाइक्लिक दे सकते हो, ट्राइसाइक्लिक वाले जो दिक्कत है, एमिट्रिप्टिलिन वगैरह। एंटीकॉन्वल्जेंट में टोपिरामेट या वेल्प्रोएट दे दो यार। सेरोटोनर्जिक ड्रग्स में मिथाइलसर्जाइड, ओल्डर ड्रग्स कुछ दे सकते हो। अदर क्लास में आएंगे फ्लूरनारिजीन, कैंडिसार्टन और ARB ओनली एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टू बी यूज इन माइग्रेन, कैंडिसार्टन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिसार्टन का याद रखना। क्रोनिक माइग्रेन में बोटॉक्स दे दो। तो एक बहुत ही क्लासिकल सा निमोनिक आता है ABCD करके, तो उसमें याद रख सकते हो। ड्रग विच आर नॉट इफेक्टिव ऑन माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस और वेरापामिल जो है इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, ये केवल क्लस्टर हेडेक में दे सकते हैं वेरापामिल।
ठीक है। माइग्रेन के प्रोफाइलेक्सिस में हम लोग नहीं देते हैं जनरली। प्रोपेनोलॉल यूज फॉर माइग्रेन एंड नॉट फॉर क्लस्टर हेडेक। प्रोपेनोलॉल जो होता है ये माइग्रेन के लिए देते हैं, लेकिन क्लस्टर हेडेक के लिए देते हैं। क्लस्टर हेडेक के लिए कौन सा देते हैं? वेरापामिल, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेट तो नहीं करते, लेकिन देते नहीं हैं हम लोग जनरली माइग्रेन के लिए। लेकिन प्रोपेनोलॉल केवल माइग्रेन के लिए देते हैं और क्लस्टर हेडेक में नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बात रही कुछ आपके माइग्रेन के बारे में, और मिलते हैं आपसे। देखो अभी क्या है कि थोड़ा सा है हेडेक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ माइग्रेन अभी समझ लो तो थोड़ा बेटर रहता है कि हाँ एक टॉपिक हो गया। अब एक मैं और क्लास लूँगा तो इसमें हेडेक के और कारण बता दूँगा और मेरी क्लास खत्म, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।